हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सी अंकुर गोयल दिस साइड। और आ जाइए एलएलपी के नेक्स्ट लेक्चर पर। आज हमें एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन समझना है और पेज नंबर 12.18 और 12.19 पर आ गया हूं मैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले एलएलपी का नेम रिजर्व करेंगे यार। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कोर 3 स्टेप दिए हुए हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा आपका? आपको नेम रिजर्व करना है। क्या करना है? नेम रिजर्व करना है। उसके लिए हम सेक्शन 15 और 16 यूज करेंगे। और अगर गलती से हमारा नाम किसी और के नाम जैसा रखा गया तो फिर सेक्शन 17 भी यूज करना पड़ सकता है। बट प्राइमा फेसी जब आप कंपनी और एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो वहीं पर ही ये चेक हो जाता है कि हमारा नेम अनडिजायरेबल या रिजेम्बलिंग ना हो, तो वैसी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो सेक्शन 17 का यूज बहुत ही कम रेयर सर्कमस्टेंस में ही होता है। सेक्शन 15 और 16 का ही यूज होना है अगर हमें एलएलपी का नेम रिजर्व करवाना है। तो पेपर में भी अगर एलएलपी का नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो सेक्शन 15 और 16 ही आपको लिखना है, क्योंकि नेम रिजर्वेशन के लिए मेनली सेक्शन 15 और 16 ही है। सेक्शन 17 जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के लिए ऑन द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी तब जब आपका नाम किसी और एलएलपी या कंपनी के नेम जैसा है, रिजेंबल करता है उससे बहुत ज़्यादा, या फिर आपका नाम किसी और के ट्रेडमार्क को हर्ट कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। डन बेटा? तो सबसे पहले हम देखते हैं एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें क्या करना है। हमें नेम रिजर्व कराना है। नेम रिजर्वेशन के लिए उन्होंने लिखा है यार, एप्लीकेंट हैज टू फाइल द फॉर्म नंबर RUN LLP, यानी कि रिजर्व योर यूनिक नेम। रिजर्व योर यूनिक नेम, यू का मतलब यूनिक, एन का मतलब नेम। रन एलएलपी फॉर्म यानी कि फॉर्म नंबर 1 आपको फाइल करना है और उसे आपको चेक करना है कि यार जो नेम हम रखना चाह रहे हैं वो अवेलेबल है भी या नहीं है। एमसी की साइट पे जाएंगे, इसके लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलिए, नेम सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है बेटा? सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1 बोलता है यार कि जो आपका नेम है उसके नेम के एंड के अंदर, नेम जहां पर एंड होता है यानी कि सफिक्स के तौर पे आपको या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूरा लिखना है, या आपको नेम के एंड में एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि एब्रीविएशन यूज करनी है LLP। या तो पूरा लिख दीजिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए LLP। तो एवरी LLP shall have either the word limited liability partnership or the acronym LLP as the last word, that is the suffix of its name। सेकेंड सबसेक्शन है यार, आपका नेम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, किसी को हार्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को आपका नेम हार्ट ना करे। आपको ऐसा कोई नाम नहीं रखना जो अनडिजायरेबल हो इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपका नेम किसी भी और एग्जिस्टिंग LLP, एग्जिस्टिंग कंपनी या किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा नहीं होना चाहिए। टू मच रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कंपनी लॉ में तो इसकी एक्सप्रेस गाइडलाइन दी हुई है यार, चैप्टर नंबर 2 में। चलो अभी तो हम सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 LLP के हिसाब से करते हैं। नो LLP शैल बी रजिस्टर्ड बाय ए नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल। आपको ऐसे किसी भी नेम से अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल लगता हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छा ना हो। ना बेटा? और आपका नेम आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए, टू मच रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए विद दैट ऑफ अनदर LLP और कंपनी और द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ये मैंने आपका 12.18 का जो पहला सेक्शन है 15 सबसेक्शन 1 और 2 आपको कंप्लीट करा दिया है। 15 का सबसेक्शन 1 बोलता है आपको नेम के एंड में ये लिखना है, यानी कि या तो लिमिटेड लायबिलिटी पूरा या एक्रोनिम LLP एज द लास्ट वर्ड ऑफ योर नेम। और सबसेक्शन 2 बोलता है आपका नेम क्या नहीं होना चाहिए? अनडिजायरेबल। और आपका नेम जो है बेटा अनडिजायरेबल CG की राय में तब होगा जब वो किसी को हर्ट कर रहा है, सोसाइटी को हर्ट कर रहा है। आपका नेम बेटा रिजेंबलिंग भी नहीं होना चाहिए, टू मच रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए, नियर रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए, देन बेटा आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी LLP और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। उसके बाद है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या होता है बेटा? सेक्शन 16 में आप अपना जो नेम होता है ना उसको रिजर्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ROC के पास एप्लीकेशन लगा दी। ROC अब क्या करेगा? चेक करेगा यार आपका नेम अनडिजायरेबल ना हो, सेक्शन 15 के सबसेक्शन 2 को हर्ट ना कर रहा हो। सेक्शन 15 के सबसेक्शन 2 को अगर हर्ट कर रहा है तो फिर वो आपको नेम अलॉट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका नाम कंप्लाई कर रहा है बेटा सारी गाइडलाइन, आपका नेम बेटा अनडिजायरेबल नहीं है और ROC ने चेक कर लिया कि उसको भी नहीं लग रहा कि आपका नेम अनडिजायरेबल है, उसको नहीं लगता कि आपने CG के नॉर्म्स को तोड़ा है, तो वो आपको नेम अलॉट कर देगा जो 3 मंथ्स तक आपके पास रहेगा। उन 3 मंथ्स में आपको रिमेनिंग फॉर्मेलिटी इनकॉर्पोरेशन की, लाइक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, LLP एग्रीमेंट वगैरह, ये सब आपको फुलफिल करने होते हैं। नॉर्मली इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपका 3 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम, दैट इज द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ नेम। चलो सेक्शन 16 को पढ़ते हैं।
कोई भी पर्सन बेटा जो अपना नेम अप्लाई करना चाहता है, जैसे नई एलएलपी, प्रपोज एलएलपी, या फिर कोई पुरानी एलएलपी है वो अपना नेम चेंज करना चाह रही, पुरानी एलएलपी अपना नेम चेंज करना चाह रही, तो कर लो यार, क्या दिक्कत है। आपको उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब फीस, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब फीस, ये जो 3 चीज़ें हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर होता है, मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब्ड फीस जो कि फीस रूल्स में लिखी होती है, ये कंप्लाई करने होते हैं। एंड अगर आपका नाम जो आप चाह रहे हो वो अवेलेबल है और अनडिजायरेबल नहीं है, रिजेंबलिंग नहीं है, तो फिर आपको आरओसी नेम अलॉट कर देगा और नेम रिजर्व रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जिसके अंदर आपको रिमेनिंग फॉर्मेलिटी जो भी है वो कंप्लीट करनी है। तो चलिए मॉड्यूल से पढ़ते हैं, अपना मॉड्यूल खोल लीजिए। अ पर्सन में अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड अकम्पेन्ड बाय, यानी कि उसके साथ आपको पे करनी है प्रिस्क्राइब्ड फीस टू आरओसी फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम सेट आउट इन योर एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन में नाम लिखा है उसको रिजर्व करने के लिए एज द नेम ऑफ प्रपोजल एलएलपी। ये नई एलएलपी के लिए भी हो सकता है, या फिर एक एग्जिस्टिंग एलएलपी को अपना नेम चेंज करना हो तो भी कर सकती है वो इसी प्रोसेस से। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, सबसेक्शन 2 बोलता है जब एप्लीकेशन आएगी आरओसी के पास और उसको फीस मिल जाएगी जो प्रिस्क्राइब्ड थी, तो आरओसी अगर सेटिस्फाइड है कि ऑल द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड, नेम टू बी रिजर्व्ड इज नॉट द अनडिजायरेबल वन, नॉट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15, तो आरओसी सेटिस्फाइड है कि आपकी फीस पूरी है, आपका फॉर्म प्रिस्क्राइब मैनर में आया है, प्रिस्क्राइब्ड जितने भी रूल्स रेगुलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के वो सारे आपने कंप्लाई किए हैं, और नेम जो रिजर्व करने जा रहा है आरओसी वो अनडिजायरेबल नहीं है, यानी कि वो रिजेक्ट होने वाला नहीं है अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15, तो वो आपको नेम रिजर्व करके दे देगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और ये नाम आपका रिजर्व रहेगा 3 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय आरओसी, जिस दिन आपको आरओसी इंटीमेट करेगा वहां से 3 महीने तक आपका इनाम रिजर्व रहेगा, आपके पास सुरक्षित रहेगा। आपको आपकी रिमेनिंग फॉर्मेलिटी जो पेज नंबर 19 के बॉटम में दी हुई है, यानी कि आपको फॉर्म नंबर 2 फिलिप फॉर्म जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेटिंग द एलएलपी, वो भरना है, और उसके बाद सीवाई मिल जाएगा आपको। सीवाई मिलने के बाद आपको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना है फ्रॉम गेटिंग सीवाई विद इन 30 डेज ऑफ गेटिंग सीवाई। ओके, तो आपको बेटा 3 मंथ्स तक नेम रिजर्व रहेगा। उसमें आपके लिए मेनली जो डॉक्यूमेंट फाइल करना जरूरी है वो कौन सा है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ताकि आपको सीवाई मिल सके। और एक बार सीवाई मिल गया तो यार कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, और आपका नाम भी सुरक्षित रहेगा हमेशा के लिए जब तक आपकी एलएलपी चलती रहेगी। फिर 3 महीने का कोई पीरियड नहीं रहेगा, 3 महीने की बजाय आपका नाम लाइफ टाइम तक आपका हो जाएगा जब तक आपकी एलएलपी चलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर गलती से भी इनएडवर्टेंस एक वर्ड यूज किया इन्होंने सेक्शन 17 में, या फिर किसी भी और अन्य वजह से अगर आपका नेम अनडिजायरेबल है या रिजेंबलिंग है किसी और के नाम जैसा, एग्जिस्टिंग एलएलपी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम जैसा, तो आपको वो नेम चेंज करना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के 3 महीने के अंदर अंदर। और अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं माना तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नाम जबरदस्ती चेंज कर देगी और ऐसा नाम रख देगी जो सीजी को ठीक लगे, जो आपने चाहा नहीं था। तो इसलिए अगर सीजी का ऑर्डर आता है अंडर सेक्शन 17, इसका मतलब है आपका नेम किसी और एग्जिस्टिंग एलएलपी के नाम जैसा है, किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम जैसा है, या फिर आपका जो नाम है वो किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को हर्ट कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, इसलिए आपको सीजी का ऑर्डर मानना ही चाहिए और 3 मंथ्स में आपको नेम चेंज करना चाहिए। तो सेक्शन 17 देखते हैं, सबसेक्शन 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 एंड 16। इस लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपने अब तक जो पढ़ा उसको भूल जाइए, यानी कि सेक्शन 15 और 16 को हम ओवरराइड कर रहे हैं। सेक्शन 15 और 16 को ओवरराइड करने का मतलब है सेक्शन 17 बहुत शक्तिशाली है, और वो सेक्शन 15 और 16 को कह रहा है कि यार इसको जो पढ़ा था उसको भी ध्यान में रखो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि ये ओवरराइडिंग सेक्शन है। अगर गलती से अनजाने में इनएडवर्टेंस जिन्होंने वर्ड लिखा हुआ है स्पेलिंग याद कर लेना यार, ठीक है ना। तो अगर आपने गलती से अनजाने में यानी कि इनएडवर्टेंस से या फिर अदरवाइज किसी भी और वजह से ऐसा नाम रख लिया था अपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे, या जब आप नेम चेंज कराने गए थे सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 में, तो जब आप अपना नया नाम रख रहे थे, चाहे तो आप नई एलएलपी थे या पुरानी एलएलपी है, अपना नया नाम रखना चाह रही थी, नाम बदलना चाह रही थी, और गलती से वो नेम आपका या किसी भी अन्य वजह से वो नेम आपका जो आपको अलॉट हुआ अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 वो आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है विद दैट ऑफ अनदर एलएलपी, अनदर कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अ प्रोप्राइटर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो फिर आपको ध्यान रखना है बेटा,
आपको हर हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करना है। और गलती से भी अगर आपसे ये हो गया, जानबूझ के हो गया, तो जो भी पुरानी एलएलपी है, पुरानी कंपनी है जो आपसे पहले बन गई थी, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो आपके खिलाफ 3 साल तक शिकायत कर सकता है, उसने शिकायत कर दी तो सीजी उसकी शिकायत को सुनेगी और सीजी आपको कह सकती है कि अपना नाम चेंज कर, अपना नाम बदल, और यू हैव टू चेंज द नेम, यू हैव टू टेक द न्यू नेम ना बेटा, एंड यू हैव टू लीव द ओल्ड नेम दैट यू हैव एक्वायर्ड। यानी कि जो भी आपको नेम अलॉट हुआ था आरओसी से, आपका नेम चेंज हुआ था या आप नई एलएलपी थे, उस टाइम आपको नेम मिला था, वो आपको छोड़ना पड़ेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन। सीजी का ऑर्डर आपको, सीजी की डायरेक्शंस आपको 3 मंथ्स में कंप्लाई करना मैंडेटरी है। अब इसमें एक अगला पॉइंट जो आ रहा है वो ध्यान से देखना कि अगर आपके खिलाफ शिकायत किसने की है वो देखना है हमें। अगर आपके खिलाफ शिकायत एग्जिस्टिंग एलएलपी, एग्जिस्टिंग कंपनी ने की है तो वो कभी भी कर सकते हैं, यानी कि 10 साल बाद भी कर सकते हैं, 50 साल बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ शिकायत कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर कर रहा है तो वो आपके खिलाफ शिकायत 3 साल तक ही कर सकता है, नेम अलॉट होने के 3 साल के अंदर अंदर उसने शिकायत की तो उसकी शिकायत है, अदरवाइज उसकी शिकायत की सुनवाई नहीं होगी। यानी कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसा आपका नाम है किसी के, तो वो आपकी शिकायत 3 साल तक ही कर सकता है, 3 साल के बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा और आपको वो नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी या एग्जिस्टिंग कंपनी जैसा है तो यार उनके पास तो बहुत सारा टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है आपके खिलाफ शिकायत करने के लिए। चलिए, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जो प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, वो अगर आपके खिलाफ एप्लीकेशन यानी कि कंप्लेंट करता है तो वो मेंटेनेबल है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एलएलपी और फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी। तो आपको नेम जिस दिन अलॉट हुआ था वहां से 3 साल में अगर उन्होंने शिकायत की तो शिकायत है, अदरवाइज कोई शिकायत नहीं मानी जाएगी। किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्डर पे एप्लीकेबल होता है। किस पे? समय सीमा नहीं है कि वो आपकी शिकायत 3 साल में ही कर सकता है, कंपनी और एलएलपी के ऊपर वो आपकी शिकायत कभी भी कर सकती है। जय सिया राम। चलो बेटा, सब सेक्शन 2 कहता है अगर आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे का मतलब आपने सीजी का डायरेक्शन मान ली, सीजी का ऑर्डर मान लिया और आपको जो नेम मिला हुआ था वो आपने छोड़ दिया बड़े दुखी दिल से, तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ना ही था, सीजी का ऑर्डर मानना जरूरी था 3 मंथ्स के अंदर। तो अब आपको जो नया नाम रखना है बेटा वो आपने रख लो, और वो नया नाम रखने के बाद अगले 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बता दो। कितने दिन में? 15 डेज में कि आरओसी हमने नया नाम रख लिया है और ये हमने पोर्टल से चेक कर लिया था और इस बार हमें उम्मीद है कि ये किसी और जैसा नहीं है और हमें दोबारा चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान खैर करे, तुम्हारा नाम जो तुमने लिया है वो किसी और के जैसा ना हो, हम उम्मीद करते हैं। अब तुमने जो भी नया नाम रखा है वो तुमने सीजी को, जो आरओसी है, सीजी का रिप्रेजेंटेटिव, आरओसी को आपको वो बता देना है कि जी हमारा नया नाम ये है। आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट यानी कि फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। नॉर्मली आरओसी 30 दिन में देता है, हालांकि सबसेक्शन 2 में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि आरओसी कितने दिन में आपको सीवाई देगा। फिर नया सीवाई मिलने के बाद आपको अपना एलएलपी एग्रीमेंट अगले 30 दिन में चेंज करना है। डन है? तो आपने नया नाम रख लिया, सीजी का ऑर्डर मान लिया, सीजी की डायरेक्शन मान ली, तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को न्यू नेम बता दो अपना। आरओसी आपको फ्रेश सीवाई दे देगा जिसकी टाइम लिमिट आपके सबसेक्शन 2 में नहीं दे रखी, मैंने बताई आपको कि नॉर्मली आरओसी आपको 30 डेज में सीवाई देता है। उसके बाद आपको अपना एलएलपी एग्रीमेंट चेंज करना है बेटा, और नेक्स्ट 30 डेज में सीवाई मिलने के बाद 30 दिन में आपको एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर अपना नेम नए वाला रखना है, पुराने वाला हटाना है। Where the LLP change its name or obtain new name, it shall within a period of 15 days from the date of the change of the name give notice of the change of name to ROC along with the order of central government। साथ में हम CG का ऑर्डर अटैच कर देंगे। Who shall carry out the necessary change in your certificate of incorporation and within 30 days of getting your COI you have to change the name in the LLP agreement। अगर एलएलपी ने सीजी का ऑर्डर नहीं मानना सबसेक्शन 1 वाला, तो सबसेक्शन 3 सेक्शन 17 का बोलता है कोई बात नहीं, सीजी आपको नया नाम दे देगी, आपसे नया नाम नहीं रखा जा रहा तो काहे घबराते हो, फिर आपको बुरा लगेगा कि सीजी ने आपका नाम बिगाड़ दिया। तो इफ एलएलपी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 देन अंडर सबसेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट इज इम्पावर्ड टू एंड इट शैल अलॉट, ये आपको देगी, पोर्टल सॉफ्टवेयर ही दे देगा आपको नया नाम, नॉन कंप्लायंट एलएलपी नंबर दिस, ऐसा कुछ भी नाम दे सकता है जो आपको पसंद ना आए। डन है बेटा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द एलएलपी, और आपको जो नाम मिला वो आपकी मर्जी का तो मिला नहीं, कुछ भी रख दिया गोलू मोलू। डन है बेटा? रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी, और रजिस्टर ऑफ एलएलपी में भी नया नाम डाल दिया जो सीजी ने रखा आपका, इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। ओल्ड नेम हटा दिया सरकार ने अपने सारे रिकॉर्ड से, और सरकार कहती है मेरे को नहीं पता ओल्ड नेम, वो तो किसी और का
था, वो तो मैंने कहा था ना हटा ले, नहीं हटाया तूने, 3 महीने हो गए हैं, अब मैं तेरा नाम मैं बदलती हूँ और यही रहेगा तेरा नाम। अब सीजी ने आपका नाम रख दिया और वही सारे रिकॉर्ड में चढ़ा दिया आपका नाम, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने भी वही नाम आपका चढ़ा दिया बेटा, और आपको फ्रेश COI भी भेज दिया नए नाम के साथ। ओ भाई, है ना, तो आपका फ्रेश COI आ गया और आपको नाम पता ही नहीं आपका क्या है, नया नाम आ गया आपके LLP का जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अब आप इसको चेंज करवा सकते हो क्या? यस करवा सकते हो। अब आपको जो नया नाम सीजी ने दिया वो बिल्कुल पसंद तो आपको आना ही नहीं किसी भी हाल में, तो आप उसको चेंज करा सकते हो। इसके लिए एक लाइन लिखी है इन्होंने, नथिंग कंटेन्ड इन द सबसेक्शन, इस सबसेक्शन में जो भी लिखा हुआ है वो आपको नहीं रोकेगा, यानी कि आपको रोकेगा नहीं कि आप अपना नाम चेंज करना चाहो तो, क्योंकि सीजी ने जो नेम दिया वो आपको कितना ही अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उस नेम को चेंज कर सकते हो, यस कर सकते हो। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन 3 प्रिवेंट, ये प्रिवेंट नहीं कर रहा आपको सब्सिक्वेंटली नेम चेंज करने से, यानी कि LLP कैन चेंज सब्सिक्वेंटली इट्स नेम। अब नथिंग कंटेन्ड शेल प्रिवेंट, नथिंग और प्रिवेंट को मैं काट देता हूँ, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, LLP कैन सब्सिक्वेंटली चेंज इट्स नेम, और उसके लिए आपको फिर फीस और थोड़ा सा माफ़ी वगैरह मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने CG का ऑर्डर नहीं मानना था ना, तो बेटर क्या है CG का ऑर्डर मान ले और सबसेक्शन 2 में हम नया नेम ROC को इंटीमेट कर दे, अदरवाइज CG आपको नया नेम अलॉट करेगी, ROC फिर आपका नेम अपने रजिस्टर में चेंज कर देगा, नया COI आपको दे देगा, वो भी ऐसे नेम से जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर आपको उसको चेंज कराना ही पड़ेगा। बेटर क्या है, हम सबसेक्शन 1 को फॉलो करें। तो 3 स्टेप है बेटा इनकॉर्पोरेशन की, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी हल्का सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको नेम रिजर्व कराना होता है, रन LLP फॉर्म 1, और नेम की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, नेम रिजर्व कराना होता है। फिर आपको नेम रिजर्व होने के बाद 3 महीने का टाइम मिलता है, इसमें आपको फिलिप फॉर्म यानी कि फॉर्म नंबर 2 भरना होता है इनकॉर्पोरेशन के लिए। इसमें आपको अपनी LLP की डिटेल, नेम, एड्रेस, अपनी LLP का रजिस्टर्ड एड्रेस जिसको बोलते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम एड्रेस के अलावा प्लेस के अलावा प्रपोज्ड बिजनेस बताना होता है। 3 डिटेल होगी ना, ये नेम ऑफ LLP, प्रपोज्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या रजिस्टर ऑफिस ऑफ LLP, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ LLP, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज और नेम क्लॉज, 3 क्लॉज ये हो गए बेटा। इसके अलावा पार्टनर्स के नेम और एड्रेस और DP के नेम और एड्रेस, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे इनको हम ध्यान से। इसके अलावा पार्टनर्स और DP की कंसेंट वगैरह, और ये लेक्चर नंबर 4 में भी हमने डिस्कस किया था, पार्टनर कौन बन सकता है और DP कौन बन सकता है। LLP एग्रीमेंट बनेगा, फॉर्म नंबर 3 में बनेगा, COI मिलने के बाद बनेगा, और 30 डेज के अंदर आपको ये आपका LLP एग्रीमेंट बनाना होता है। ये पेज नंबर 18-19 मैंने करा दिया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रपोज कर रहे हैं यार कि हम पेज नंबर 12.15 करें, जिसमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11 में दिया हुआ है, और उसका सबसेक्शन C यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, और सबसेक्शन 2 देखेंगे आप 11(1)(c) देखेंगे बेटा, 11 का सबसेक्शन 1 का क्लोज C, और सबसेक्शन 2 देखेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के लिए। और उसके बाद सेक्शन 12 में आप देखेंगे कि ROC अगर आपके डॉक्यूमेंट से खुश है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से, तो आपको COI दे देगा बेटा 14 डेज के अंदर अंदर, और उस पर ROC की ऑफिशियल सील होगी, सिग्नेचर होंगे, और वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड। और उसके बाद सेक्शन 13 में आपको रजिस्टर ऑफिस रखना है फिजिकल, और कभी भी चेंज करना हो तो आप उस रजिस्टर ऑफिस को चेंज कर सकते हो, ROC को जस्ट इंटीमेट करना है, अप्रूवल नहीं लेनी। और जितने भी डॉक्यूमेंट नोटिस हैं, कम्युनिकेशन है, चाहे वो पार्टनर को भेजना हो, DP को भेजना हो, LLP को भेजना हो, तो सरकार यानी कि ROC वगैरह वहीं भेजेंगे जो आपका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस होगा, इसलिए आपके पास एक रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए, फिजिकल 1। और लास्ट है सेक्शन 14 यार, इसमें जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसमें इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान रखना है यार कि जब भी आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो जाती है, फिर वो सारे काम कर सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, इशूइंग कैपेसिटी, सब कुछ उसके पास आ जाता है, शू एंड बी शूड और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, सारे काम कर सकती है। जो भी एक नेचुरल पर्सन बिजनेस में करता है वो सारे काम LLP भी कर सकती है, बट रहेगी LLP का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। चलिए LLP के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे, तब तक जय सिया राम।